अब आपने चूंकि इतना बड़ा ये काम कर लिया है तो सबकी उम्मीद एक है, और वो शायद आपके लिए तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है बड़ा टारगेट है, और वो हमारी भी उम्मीद है मध्य प्रदेश के होने के नाते, माँ बाग देवी की प्रतिमा वापस अपने उसी स्वरूप में कब विराजेगी, कब लंदन से वापस आएगी? देखिए, ये कांग्रेस के शासनकाल में तत्कालीन सीएम ने लिख करके मना किया था। हम उसको सुधरवा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कई ऐतिहासिक धरोहर वापस आई है। भगवान चाहेगा तो जल्दी आएगी, लेकिन उसके अलावा भी वाग्देवी का वो भूशाला का स्थान तो आर्कियोलॉजी की दृष्टि से थोड़ा उसका अपना एक कुछ प्रतिबंधात्मक है, लेकिन वहाँ हम पर्यटन की बड़ी संभावना पे बहुत सारे प्रकार से काम कर रहे हैं, और एक एक करके वो सारी चीज हम करने जा रहे हैं, जिसके कारण से राजा भोज का वो स्वर्णिम काल पुनर्जीवित होता दिखाई देगा। उधर राजा भोज का स्वर्णिम काल पुनर्जीवित हो रहा है, और उज्जैन में आपने राजा विक्रमादित्य के स्वर्णिम काल को वैदिक घड़ी के साथ पूरे ऐसा लग रहा है अब तो पूरी दुनिया में हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। सबके मोबाइल में ऐप में आ गया, और बड़े बड़े शहरों में। आप कौन कौन से बड़े शहर हैं बताइए, और दिल्ली कब लेकर आ रहे हैं ताकि मैं वहां पर देख करके गर्व महसूस कर सकूं? दिल्ली में हमने इस पे बहुत सारे तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ अपने वो सब चीजें जिसके कारण से प्राचीन ज्ञान विज्ञान का वो गौरवशाली अतीत वापस पुनर्जीवित हो, उसमें समय गणना का केंद्र महाकाल है, काल की नगरी है, इसलिए 300 साल पहले तक जहां से समय दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम तय होता था, ये अलग बात है, वो हमारा पराधीनता का काल था। तो हमारे यहाँ 50 साल तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्टैंडर्ड टाइम तय हुआ। अभी 250 साल से ग्रीनविच से हो रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में सारे इस भौतिक विज्ञानी इस बात के लिए मान्यता दे रहे हैं कि आज नहीं तो कल वापस ये एशिया में आएगा, और एशिया में भारत आएगा, और भारत में इसका समय निर्धारण का केंद्र मध्य प्रदेश की उज्जैन से रहेगा। और ये बात सही भी है। अगर हम आजकल तो जीपीएस का जमाना है, जिससे आप अपने जीपीएस की दृष्टि से देख सकते हैं कि पृथ्वी 23.26 अंश झुकी हुई है। वो एक एक्यूरेट पॉइंट वही मिलता है। तो मैं आपके बोलने से नहीं, वो तो विज्ञान बता रहा है। तो निश्चित रूप से उसका पुनर्जीवित करने का समय आया है। लेकिन इसके अलावा विक्रमादित्य कई कारणों से जाने जाते हैं। उनके सुशासन की, वीरता की, धीरता की, न्यायपीरता की, दानशीलता की, ऐसी बहुत विधाएं और बहुत सारे विद्वानों का वो अपने साथ उस मंत्रिमंडल में रखते थे, जैसे उनको विक्रमादित्य और नवरत्नों का सिंहासन, बहुत सारी बात मानी जाती। हमने प्रयास किया कि अगर सुशासन की बात करते हैं, प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो विक्रमादित्य काल यशस्वी प्रधानमंत्री के काल में आज दिखाई दे रहा, परिलक्षित होता है। जब विक्रमादित्य ने अपना राज छोड़ा तो उनने अपने बेटे को राजा नहीं बनाया। ये लोकतांत्रिक पद्धति से शासन चलाने का तरीका था। हमारे प्रधानमंत्री भी किसी व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। हमारे यहाँ भी विद्वानों की कदर होने लगी है, प्रतिभाओं को आगे लाकर उनसे काम ला रहे हैं। तो ये जो बदलते दौर का भारत है, कई मामलों में आदर्श रूप में अगर किसी शासन के साथ जुड़ेगा तो विक्रमादित्य के साथ जुड़ेगा। इसलिए हमने रिसर्च सेंटर बनाया विक्रमादित्य शोध संस्थान, और शोध संस्थान से फेलोशिप भी दे रहे हैं। हम एविडेंस भी जुटा रहे हैं, उस काल के सिक्के, पुरातत्व की सामग्री, कई प्रकार से। और उसी के साथ साथ समान रूप से हम विक्रमादित्य के उस जीवन को लौकिक रूप से जानने के लिए महानाट्य के माध्यम से मंचन भी कराते हैं, ताकि लोक रंजन में भी लोगों को जानकारी आए कि विक्रमादित्य का चरित्र, उस काल की व्यवस्था हो रही है। वो तो दिल्ली और बड़े तमाम शहरों हमने लखनऊ अपने बनारस में करा के आए। तो ये एक तरह से वो हमारी विधाओं का भी एक तरह से पुनर्जागरण का दौर है कि नाटक भी इतना अच्छा होता है, ये एहसास होना चाहिए, जहाँ जीवंत हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी सामने युद्ध का भव्यता के साथ दृश्य दिखता है। और वो वैभव, जिस वैभव को देख करके हम सब आज भी रोमांचित हो जाते हैं और आनंद आ जाता है। तो वो आंखों से दिखने वाला दौर, ये एक तरह से आज के इस डिजिटल दुनिया में प्राचीन विधा को भी नए परिप्रेक्ष्य में लाकर दिखाने के ऐसे कई काम हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं उस सूत्रधार के तौर पर आपकी सरकार को, आपको देखता हूं, जो हमारी सनातन संस्कृति को आज के वक्त से जोड़ रहे हैं। इसका एक एग्जांपल मैं देख रहा था कि सांदीपनी स्कूल आपने लॉन्च किया, तो नाम से हमें लगा कि गुरुकुल टाइप की पद्धति होगी, बटुक की तरह बच्चे जाएंगे और पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे, पर वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले आप वहां लॉन्च कर देते हैं। तो उसके साथ मतलब एक संस्कृति और साइंस, विज्ञान दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। वो कैसे उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये बहुत सहज सरल है। विरासत से विकास की ओर जो प्रधानमंत्री जी का एक तरह से स्लोगन है, वो इसके अंदर
सारी बात कर देगा। विरासत में जो अच्छी बात है उसका पुनर्जागृत का दौर होना चाहिए। और आज के समय में विकास की बात की दृष्टि से अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो समसामयिक क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कालगणना की बात कर रहे हैं तो उसमें नई ऑब्जर्वेटरी क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नई ऑब्जर्वेटरी हम खोलते साइंस टेक्नोलॉजी विभाग से। एक तरफ जब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो IIT के बच्चे का भी वहाँ रिसर्च का सब्जेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए, फिजिक्स के बच्चे वहाँ रिसर्च क्यों नहीं करेंगे। ऐसे हर एक सेक्टर में तो साइंस सिटी भी हम बना रहे हैं और साइंस सिटी के साथ साथ वर्तमान में अलग अलग स्थान पर रिसर्च सेंटर बना रहे हैं। और एक तरफ जब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वैसे में आज रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार हमारे इधर चंबल के अंचल में ठोस निर्णय ले रही है, जिसके कारण से अब आप बताओ भोपाल के पास में भी वंदे भारत के रेलवे कोच बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए ये दौर विकास की तरफ ले जाता है और विरासत से विक्रमादित्य को जोड़ता है।